गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। और पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी बहुत सारा लोड बढ़ रहा होगा आपका कि डेली डेली चैप्टर कवर होते चले जा रहे हैं। तो बेटा यही तो क्रैश कोर्स में आपको थोड़ा फास्ट स्पीड में चलना पड़ता है, ठीक है ना। यदि आप अभी रेगुलर बैच के समान स्लो स्लो चलोगे तो काम नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा फास्ट स्पीड में आप प्रोसीड करना पड़ेगा। हर दिन चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए। इसलिए जिस दिन जो चैप्टर आपको असाइन हुआ है उसको उस दिन पढ़िए अच्छे से, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा सर टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे हम। तो टेस्ट की तैयारी के लिए दिन भर में 2 घंटा अलग रखिए आपकी, कि 2 घंटा हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। जो भी पोर्शन वीक है उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे हम, ठीक है ना बेटा। तो टेस्ट की तैयारी के 2-3 घंटे अलग कर लीजिए, जो आपको ऑनलाइन जो ऑल इंडिया टेस्ट आपको देना है उसके लिए, कि जो आपका हर वीक होता है। मैं एक बात और गौर कर रहा हूं कि आप में से कई बच्चे टेस्ट को मिस कर रहे हैं, कि आप में से तकरीबन अभी परसेंटेज काफी बढ़ गया है। तो मैं देख रहा हूं बेटा, मेरे को पूरे एनालिटिक्स दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ दिखाई पड़ता है। आप में से कई बच्चे जो सैटरडे का ऑनलाइन टेस्ट है उसको मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, प्लीज उसे मत कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। और ये मत बोलना बाद में कर लेता हूं, ऑफलाइन कर लूंगा सर, ये कर लूं, नहीं। तुमको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन तुम्हें सच में मैदान में उतरना है। उसके लिए अभी से जो है वो अपने आप का सही एनालिसिस होना जरूरी है। इसलिए प्लीज डोंट मिस टेस्ट। प्रॉमिस करो पक्का वाला, पक्का वाला पिंकी प्रॉमिस करो कि टेस्ट मिस नहीं करोगे। बोलो हाँ, टेस्ट मिस नहीं करेंगे सर। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं भाई, टेस्ट को मिस नहीं करना बेटा, है ना, ठीक है। और जो दे रहे हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, दीजिए और इंप्रूव कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो थर्ड चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके कुछ हिस्से अलग अलग जगह पर दे रखे, जैसे कहीं पर दे रखा है कार्डियक मसल्स के बारे में डिटेल में दे रखा है, कहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में दे रखा है, ठीक है। फिर जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ है, जो इम्यून सिस्टम इसका है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो जो जहां पर है उसको वहीं पढ़ेंगे हम, तभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम जैसा एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने की नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो की नोट्स जो है सबके पास होना चाहिए बेटा। की नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा है, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सके। नंबर डाले हुए हैं पॉइंट में, ताकि आपको पता रहे कि 100 पॉइंट पढ़ूंगा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, 90 पॉइंट पढ़ूंगा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और वो पॉइंट 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 याद कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए, पूरा चैप्टर मुंह जबानी आपको याद आएगा, तभी आप एग्जाम में गलती कर कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, लिविंग सेल को जो है वो एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। लिविंग सेल की अपनी नीड होती है, मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये सब आता कहां से, यानी लगातार न्यूट्रिएंट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे कि लिविंग सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रोसीड कर सके। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप जो वेस्टेज बनते हैं उनको बाहर निकालना होता है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालना होता है। इसका मतलब जो है एक इफिशिएंट मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। इसका मतलब देयर इज ए नीड ऑफ इफिशिएंट मैकेनिज्म, जो सेल तक यानी बॉडी के में हर सेल तक मटेरियल को लेकर जा सके और हर सेल से वेस्टेज को लेकर बाहर आ सके। मतलब वी नीड ए वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो ये जो है हमको जीव सेल्स के अंदर आवश्यक होता है। एक ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, सब सेल तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाना होता है, सब सेल से वेस्टेज को इकट्ठा करना होता है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे हम बात करें स्पॉन्जेस की बात करें, हम जो है वो सिलेंटेटा की बात करें, स्पॉन्जेस में क्या होता है, स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी होती है। सिलेंटेटा में क्या होता है, सिलेंटेटा में जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो देखो बेटा, जो बॉडी कैविटी वर्ड होता है सीलोम के लिए, तो उससे कंफ्यूज मत करना। यानी एनसीईआरटी में उन्होंने बॉडी कैविटी लिखा है, तो बॉडी कैविटी इज एक्चुअली सीलोम, सीलोम इनमें होती नहीं है, ठीक है। सीलोम तो वो स्ट्रक्चर है जो प्लेटी हेलमिंथस तक होता ही नहीं है। वो कहां से बनना शुरू होता है, एस्केलमिंथस के अंदर होती है स्यूडोसिलोम, और उसके बाद फिर बनती है ट्रूसिलोम। तो जब इन्होंने बॉडी कैविटी लिखा तो उनका कहने का मतलब यह है एनसीईआरटी का कि स्पॉन्जेस में होती है स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, ऑस्टिया ऑस्कुलम पढ़ाया सर ने एनिमल किंगडम में। और सिलेंटेटा में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बेटा, क्लियर, ठीक है।
क्लियर, ठीक है। और हम देखते हैं ऐसी फ्लैट वॉर्म के अंदर क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ होता है, वही एनस होता है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि स्पॉन्जेस में और सिलेंटेटा में क्या होता है बेटा कि वाटर जो है ब्लड नहीं होता है इसमें, सिलेंटेटा में ब्लड नहीं होता है और स्पॉन्जेस में ब्लड नहीं होता है। वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ट्रांसपोर्टेशन में वाटर रोल प्ले करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो जटिल जीव होते हैं उनमें जो है वो ब्लड होता है या सिलोमिक फ्लूइड होता है, ठीक है। कुछ जीवों में जो है वो सिलोमिक फ्लूइड भी ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अधिकांश जीवों में ब्लड काम करता है। ब्लड जो है हमेशा रेड नहीं होता है, कई बार ब्लड होता है ब्लू कलर का होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, ग्रीन कलर का भी होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा हमने आपसे क्या कहा, क्लोरोक्विन के कारण ग्रीन कलर का भी होता है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण के। तो ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, स्पेशल फ्लूइड होते हैं। स्पेशल फ्लूइड का काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन में ये हेल्प करते हैं। अब ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, सबसे कॉमनली जिस बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो होता है ब्लड के। ये आपको ऑलमोस्ट जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने मिलेगा। एंड ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब ये कहां दे रखा है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाला पॉइंट है। तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्शंस को स्टैब्लिश करते हैं यहां से वहां, टू एंड फ्रो। तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो है वो वेराइटी ऑफ टाइप के होते हैं। पढ़ेंगे जब टिश्यू तब बात करेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं करते। अभी इतना याद रखना है कि ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा बोलते हैं इसको अब। एंड ब्लड के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो सेल्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके लिए हम जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड होता है, कंटेंट होता है, और जो सेल्स होती है उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी वाटर होता है, कुछ मिनरल आयन होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होता है, फाइब्रोनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है, पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, वेस्टेज होते हैं इसके अंदर, गैसेस इसके अंदर होती है। यानी प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद है ना आपको, हमने पढ़ा था CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। 7% CO2 प्लाज्मा में घुलकर जाता है, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा, ठीक है। तो प्लाज्मा इज दी फ्लूइड मैट्रिक्स के। फिर जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो सेल प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर वो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। और आरबीसी ऐसी सेल होती है जिनमें मैच्योरिटी के समय न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स के अंदर, मैमेलियन आरबीसी में मैच्योरिटी के समय न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें सारे माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सब हटा दिया जाता है, और उनमें सिर्फ वो एक थैली के समान काम करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। तो ये बस यही सब तो है कि यही सब तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, वो ग्रेनुलोसाइट ए, ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। तो अभी हमने क्या देखा, ब्लड में ओवरऑल क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में उन्होंने देखा है, कायदा उन्होंने देखा है कि ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब एनसीईआरटी का ये इमेज 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2022, क्योंकि कारण यह है कि इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से बात के, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 3-4 इमेज लाइन से देंगे और 4 नाम देंगे, मैच करने को बोलेंगे, ठीक है। ये मैच दी कॉलम का क्वेश्चन है, किसी को बोलना नहीं, अपन ने पेपर देख लिया है ना, ठीक है, पेपर देख लिया हम लोगों ने कि क्या बन रहा है, टिनिंग टिनिंग। तो हमने कहा आपसे कि मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो इसमें, और जो आएगा बेटा वो ये आएंगे मैच दी कॉलम में, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं गौर से, इयोसिनोफिल दिखाई पड़ रहा है आपको, इयोसिनोफिल दिखाई पड़ रहा है आपको। इयोसिनोफिल में आप देख रहे हो आपको जो है वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। गौर से देखो उसको, इयोसिनोफिल के न्यूक्लियस को देखो आपके, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि पहचानने में आसानी हो आपको, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस बना है इसको, देखो आपके एनसीईआरटी में, देखो आपके की नोट्स की इमेज में देखो, ठीक है। ये इयोसिनोफिल सेल है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या देख रहे हो आप, फिर आप देख रहे हो न्यूट्रोफिल में, देख रहे हो आप कि न्यूक्लियस में आपको मल्टी लोब्ड कंडीशन दिखाई पड़ रही है, आपको कई सारे लोब दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, ठीक है।
कई लोग दिखाई पड़ रहा है आपको के पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, ठीक है, दैट इज द न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक कोई यदि WBC प्रेजेंट है वो है न्यूट्रोफिल होता है, सबसे कम जो है वो बेसोफिल है। इट इज द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल, सबसे अधिक होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, क्लियर। फिर किडनी शेप न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है आपको यहां पर, है ना। तो हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को देख रहे हैं, तो ये मैच पहचान लेना। इसलिए भैया एनसीईआरटी के फोटो अच्छे से देख लो, के फोटो मेरी तू देख, ठीक है, समझ गए ना। एक कोई गाना था ना ऐसा, एक कोई गाना सुना था पहले कभी के ना, ब्लू है पानी पानी, पता नहीं कोई गाना था ना, ऐसा याद आया कोई गाना। तुम्हें तो सारे गाने याद है, हाँ ठीक है ना। मतलब बहुत मजा आता है ये सब बातों में ना। तो इसलिए फोटो मेरी खींच, तो फोटो मेरी खींच इसकी बात चल रही है अभी ना, कि भैया फोटो तो अपने दिमाग में रख लेना, इसकी बैठा लेना, ठीक है, तस्वीर इसकी, क्या ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। लिम्फ जो होता है अनदर टाइप का बॉडी फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। बेटा याद रखिए, लिम्फ बनता कहां से? लिम्फ ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही जाकर मिल जाता है। एक्चुअली बेटा होता क्या है, जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ऐसा समझो आपके जो ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो भी ब्लड है वो पूरा का पूरा आर्टरीज में, वीन्स में, पूरा कैपिलरी में बहता है। तो क्या होता है, एरोटा से निकला आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से बनी कैपिलरी, कैपिलरी से फिर बना वीन्यूल, वीन्यूल से बनी वीन, वीना के ऐसा सिस्टम में घूम रहा होता है। तो कैपिलरी वो हिस्से होते हैं जो जिनसे जो न्यूट्रिएंट है, ब्लड का प्लाज्मा, वो सब लीक होता है, बाहर जाता है ताकि टिश्यू को ब्लड मिल सके। तो कभी भी देखा, कैपिलरी से कभी भी आरबीसी बाहर नहीं निकलती है, कैपिलरी से कभी भी आरबीसी बाहर नहीं निकलती है, कैपिलरी से कभी भी बड़े साइज के प्रोटीन बाहर नहीं निकलते हैं। कैपिलरी से बाहर निकलता है प्लाज्मा, उसमें घुले हुए न्यूट्रिएंट, वो सब बाहर निकलते हैं कैपिलरी से के। तो बेसिकली टिश्यू फ्लूइड जो है, टिश्यू फ्लूइड जो है, जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, जो सेल्स के बीच प्रेजेंट है, वो आता ब्लड से ही है। यानी कैपिलरी एक प्रकार से ब्लड में से मेजर कंपोनेंट को, फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़कर प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट, गैसेस, वो सब बाहर रिलीज कर देती है। तो फ्लूइड का एक हिस्सा लगातार कैपिलरी से बाहर निकल रहा होता है और वो सब जगह सप्लाई कर रहा होता है। मतलब लेकिन वो है तो ब्लड का हिस्सा, जो फ्लूइड बाहर निकल गया। यदि उसको वापस से लाकर ब्लड में नहीं डाला गया तो फ्लूइड, बॉडी में फ्लूइड बढ़ने लगेगा, बॉडी में फ्लूइड बढ़ने लगेगा तो इडेमा हो जाएगा, सूजन आएगी, पूरी बॉडी सूज जाएगी। कहते हैं ना पेट में पानी भर गया, के पैरों में पानी भर गया। पानी भरना क्या होता है? यही फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, वापस नहीं जा पाता, के लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। आपको पता है एक बीमारी होती है हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में क्या होता है, बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई जो है वो, निमेटोडा जो है वो लिम्फेटिक वेसल को आके ब्लॉक कर देता है, और लिम्फेटिक वेसल जब ब्लॉक हो जाती है तो उससे जो है लिम्फ का फ्लो नहीं हो पाता है, तो पैरों के अंदर पानी भरने लगता है और पैर फूल जाते हैं, हाथी पांव हो जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह कि लिम्फ बनता कहां से? ब्लड से ही बनता है। ब्लड के छन्ने के बाद वो जो टिश्यू फ्लूइड पहुंचता है उसको वापस से इकट्ठा करके अंदर लाना पड़ता है, और उसके लिए एक सिस्टम काम करता है, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्फ इज नथिंग, इट इज ए ब्लड विदाउट द आरबीसी, ठीक है, विदाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट। वो वाला लिम्फ होता है जिसमें कि हम ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट को शामिल नहीं करते हैं, लार्जर प्रोटीन को शामिल नहीं करते हैं। हालांकि लिम्फ के अंदर अपने लिम्फोसाइट हो सकते हैं, लेकिन जो है हम कहते हैं कि लिम्फ जो है वो उसमें आरबीसी नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लिम्फ जो होता है वो बेसिकली ओरिजिनेट भी ब्लड से होता है और बाद में जो है लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ब्लड में ही आकर वो मिल जाता है, ठीक है। तो बकायदा फ्लो का मेंटेन होना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा, सूजन आने लगेगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अभी हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा आपसे, और लिम्फ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है। याद है, लैक्टियल से लिम्फ के थ्रू जो है वो लिम्फेटिक वेसल होती है, लिम्फेटिक वाहिकाएं होती है, लिम्फेटिक वेसल होती है जो लैक्टियस होती है, और वो फैट के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। कहां पढ़ा? डाइजेशन में पढ़ा हमने, है ना। कहां पढ़ा था हमने? डाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सिर तो हिला दो, तुम वीडियो देख रहे मोबाइल, सिर हिलाया करो। हाँ पढ़ा सर। क्या बोलोगे? हाँ पढ़ा सर। मम्मी बोलेगी किससे बात कर रहे हो? बोला सर से बात कर रहे हैं। बोल देना सर से बात कर रहे हैं, है ना। चलो अभी बात करते हैं लिम्फ, अनदर बॉडी फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस के। प्लाज्मा 90 to 92% वाटर, याद रखना है। स्ट्रॉक कलर का होता है, हल्का लाइट येलो कलर का हमें दिखाई पड़ता है, और विस्कस फ्लूइड होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं तो थोड़ी विस्कोसिटी इसकी वाटर से अधिक होती है। 55% ब्लड का पार्ट होता है ये, और 6 to 8% इसके अंदर जो है वो प्रोटीन हमको देखने मिलते हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर टोटल प्लाज्मा का 6 to 8% प्रोटीन कंपोनेंट होता है, 90 से लेकर 92% वाटर होता है इसमें। और मेजर प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन का सीक्वेंस याद रखना है, यहाँ पे देखो आपके कीनोट्स में बना हुआ है। सबसे अधिक होता है एल्बुमिन,
उससे कम होता है ग्लोबुलिन और उससे कम होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। ये याद रखना, आपके बढ़ते हुए क्रम में दिखा है फाइब्रिनोजन से अधिक ग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन से अधिक होता है एल्बुमिन, ठीक है ना। फाइब्रिनोजन ऐसे प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। ग्लोबुलिन जो होते हैं इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, आईजी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन्हीं को हम बोलते हैं एंटीबॉडी कहते हैं इन्हीं को हम, ठीक है बेटा, है ना। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं और एल्बुमिन जो होते हैं ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मिनरल्स जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन के। तो क्लोराइड आयन की क्या भूमिका होती है याद है आपको, हमने पिछली क्लास में क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बात किया था, हैम्बर्गर इफेक्ट के बारे में बात किया था। चलो एक होमवर्क कमेंट में बताओ, मेरे को भी बताना है कमेंट में, ये मत सोचना सर देखते नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं इसमें आंसर करने का आपको कि हाँ देखा गलत किया बेटा तूने के, पर मैं देखता जरूर हूं। हेल्डाने इफेक्ट क्या होता है, बोहर इफेक्ट क्या होता है और हैम्बर्गर इफेक्ट क्या होता है, हैम्बर्गर शिफ्ट क्या होता है, मतलब हैम्बर्गर शिफ्ट, बोहर इफेक्ट और हेल्डाने इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा, कमांडो, ठीक है ठीक है ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दो तो क्या बनता है, सीरम बनता है, मतलब प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन तो क्या बन गया, सीरम बन गया, ठीक है। इरिथ्रोसाइट सबसे अधिक मिलने वाली सेल होती है ब्लड के अंदर, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हमको देखने मिलती है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, दूसरे ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट भरा होता है, रेड कलर का पिगमेंट पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हमने, ब्रीथिंग के अंदर पढ़ा हमने, ठीक है। और ये जो है वो आरबीसी के पास चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सोचो चिराग तले अंधेरा, दिए के नीचे अंधेरा, मतलब आरबीसी जो है उसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो पूरी बॉडी के लिए वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, पर खुद वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है ना। आरबीसी का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के हेल्प से ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, क्लियर। फिर आरबीसी के अंदर बड़ी मात्रा में एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पिछली क्लास में देखा हमने, CO2 के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, बाइकार्बोनेट आयन को बनाता है, ठीक है, याद है ना, पिछली क्लास में देखा हमने। 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 12 से लेके 16 ग्राम्स होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो एक्टिव आयरन होता है वो फेरस के फॉर्म में होता है, याद रखना कि यदि इस आयरन को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, मीथेमोग्लोबिन बन जाएगा। मीथेमोग्लोबिन जो होता है कई पॉल्यूटेंट के इफेक्ट से हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है और ऐसे में सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो फेरस आयन की स्टेट में होगा तो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ पाएगा, ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है बेटा, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। स्प्लीन के अंदर बड़ी संख्या में महीन कैपिलरी पाई जाती हैं और बारीक कैपिलरी क्या करती हैं, ऐसी ओल्डर आरबीसी को पहचान लेती हैं जिनका 120 दिन का जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं वो, क्योंकि वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उन आरबीसी में नहीं होती है, तो माइक्रो कैपिलरी में वो फंस जाती है। तो स्प्लिन के पास में एक बारीक छन्नी होती है, माइक्रो कैपिलरी होती है, जिससे वो पुरानी आरबीसी को छांट पाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए स्प्लिन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, यहाँ पे बड़ी मात्रा में ब्लड भी इकट्ठा रहता है और जो है इमरजेंसी में ये ब्लड काम भी आता है और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाता है स्प्लीन, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस जो है वो एडल्ट में रेड बोन मेरो में होती है, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मेरो में होती है और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में योक सेक में होती है और एक जो है वो इन्फेंट के अंदर ये लिवर के अंदर भी होती है, ठीक है, क्लियर। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी को बेटा हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ल्यूकोसाइट का मात्रा कितना होता है बेटा, यदि हम देखें ब्लड में तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ल्यूकोसाइट की संख्या 6000 से 8000 होती है। यदि संख्या बढ़ रही है मतलब ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब बॉडी में कोई इंफेक्शन आ गया है। याद रखना यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से कम होता है तो यह है वायरल इंफेक्शन का इंडिकेशन कि एक वायरल इंफेक्शन हो गया है, तो काउंट 4000 से कम हो जाता है और यदि काउंट जो है इसका जो है वो आपका 10000 से अधिक काउंट बढ़ता है तो हम कहते हैं ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ठीक है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेडिकल फील्ड में, ठीक है, तो मैं भी डॉक्टर नहीं बने हो पर बता रहा हूं जानकारी के लिए, बन जाओगे चिंता मत करो, ठीक है।
अभी तो थोड़ा फास्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, फैक्चुअल पॉइंट है तुम्हें याद रखने, फैक्चुअल पॉइंट है तुम्हें याद रखने, थोड़ा फास्ट पॉइंट दे रहा हूं इसीलिए मैं, ठीक है ना। चलिए फिर डायपेडिसिस सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा के, दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जहां कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, वहां पर ल्यूकोसाइट कैपिलरी की वॉल से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडिसिस बोलते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू द कैपिलरी वॉल, कैपिलरी के वॉल से बाहर निकलकर ये इन्फेक्शन की साइट पर पहुंच जाते हैं ताकि इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकें, डायपेडिसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइट एज कंपेयर टू आरबीसी, आरबीसी के कंपेयर में ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट का बनना कहलाता है ल्यूकोपोइसिस कहलाता है और ये भी बोन मेरो के अंदर होता है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी के काउंट का बढ़ना और ये जनरली हमको इन्फेक्शन के स्थान पर, हमको इन्फेक्शन की अवस्था में हमको ये देखने मिलता है। ल्यूकोसाइट की दो कैटेगरी होती हैं और ये कैटेगरी होती है स्टेनिंग के आधार पर। नीट 2022 का क्वेश्चन है, किस आधार पर हम ल्यूकोसाइट को दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। आंसर है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर। एक वो जिनको स्टेनिंग करने पर जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ते हैं, दाने दाने दिखाई पड़ते हैं, वो ग्रेनुलोसाइट है, और जिनके अंदर हमें क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ता है, जिनके साइटोप्लाज्म में स्टेनिंग नहीं दिखाई पड़ती, वो ए ग्रेनुलोसाइट है। तो पूरे के पूरे डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में बांटते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पोर्शन से, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये ग्रेनुलोसाइट है। ए ग्रेनुलोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है बेटा। सबसे अधिक जो हमको डब्ल्यूबीसी देखने मिलता है वो है न्यूट्रोफिल, 60 से 65% टोटल डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में देखने मिलता है, इट इज 0.5 to 1%, ठीक है। इयोसिनोफिल 2 to 3% होता है, इसमें आपको यूनिक रूप से बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है। और इयोसिनोफिल की खास बात ये होती है कि इसमें एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है और ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो है वो बेसिकली ये एलर्जिक रिएक्शन में हमको देखने मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन में हमको देखने मिलता है, ठीक है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमें एलर्जिक रिएक्शंस में बड़ा हुआ काउंट देखने मिलता है हमको, और ये इन्फेक्शन से है बेसिकली वर्म इन्फेक्शन, जो वर्म इन्फेक्शन है उसकी कंडीशन में इयोसिनोफिल का अमाउंट बढ़ जाता है। बेसोफिल क्या होते हैं, बेसोफिल जो होते हैं वो सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, हेपेरिन को रिलीज करते हैं। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं जो इन्फ्लेमेशन के समय रिएक्शंस को क्रिएट करता है, ठीक है ना, है ना। तो जो हिस्टामाइन है, हिपेरिन है, सेरोटोनिन बेसोफिल से निकलता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसके न्यूक्लियस में हमको मल्टीलोब्ड कंडीशन देखने मिलती है और ये फेगोसाइटोटिक नेचर के होते हैं और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। कहीं कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इंफेक्शन प्रेजेंट है तो उन सेल्स को ये इनगल्फ करके खा लेते हैं, ये न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 से लेकर 25% क्या होते हैं बेटा, 20 से लेकर 25% होते हैं डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट होते हैं। इनके दो मेजर फॉर्म होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट के। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। अभी लिख लीजिए, हालांकि ये डिटेल में दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ये डिटेल में दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, जो 12th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर है, पर अभी लिख लो। बीटा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बीटा लिम्फोसाइट जो होते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस करते हैं। मेमोरी सेल टी लिम्फोसाइट का हिस्सा होता है। हेल्पर टी सेल पर एचआईवी वायरस अटैक करता है। हेल्पर टी सेल पर एचआईवी का वायरस अटैक करता है, इसलिए सेलुलर इम्यूनिटी को वो कम कर देता है, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़े ल्यूकोसाइट होते हैं और ये अमीबॉइड शेप के हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। फिर मोनोसाइट जो होते हैं जब कभी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बड़े साइज की सेल में कन्वर्ट होते हैं, हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो मैक्रोफेजेस एक्चुअली मोनोसाइट के ही जो है वो मॉडिफिकेशन से बनते हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज के लेवल पे के। ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फेगोसाइटोटिक नेचर के होते हैं, बैक्टीरिया को और सेलुलर डेब्रिस को जो है वो इनगल्फ करते हैं। जो डैमेज सेल है, डिफेक्टेड सेल है, उनको खा लेते हैं, बैक्टीरिया को खा लेते हैं। फिर आते हैं हम
ब्लड क्लॉटिंग वाले होते हैं, ब्लड प्लेटलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, ब्लड प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और ये कंप्लीट सेल नहीं होते, दे आर नॉट कंप्लीट सेल, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस सेल, सबसे छोटे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और एक्चुअली में ये सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, और जिन सेल के फ्रेगमेंट होते हैं उन सेल को हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, जो बोन मेरो में पाई जाती हैं। तो इन सेल्स के टुकड़े जो होते हैं वो प्लेटलेट है। तो मतलब ब्लड प्लेटलेट कंप्लीट सेल नहीं होते हैं, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस सेल के, और इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख के, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हमको ये देखने मिलते हैं। याद रखना बेटा, यानी ऐसा है, आरबीसी की संख्या मिलियंस में होती है, आरबीसी की संख्या क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में मिलियंस में होती है, और जो है प्लेटलेट की संख्या लेक्स में होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होती है। हजारों में डब्ल्यूबीसी है, लाखों में प्लेटलेट है, और मिलियंस में आरबीसी है। याद रखना के जब कभी प्लेटलेट काउंट गिर जाता है, मतलब 40,000 से कम हो जाता है, तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ऐसे में बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और उससे व्यक्ति मर सकता है, और ऐसा होता है डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट काउंट नीचे गिरने लगता है, ठीक है। डेंगू मच्छर के काटने होता है, एडीज मॉस्किटो के काटने होता है, वायरल डिजीज होती है, वायरस से होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या है, प्लेटलेट काउंट का घट जाना, 40,000 से कम होना, इससे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल हैमरेज हो सकता है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को खोज निकाला, ठीक है। एंड लैंडस्टीनर ने बताया कि सारे ब्लड लाल भले ही दिखते हो, परंतु ये होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है ए, ब्लड ग्रुप होता है बी, ब्लड ग्रुप होता है ए बी, और ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है। लैंडस्टीनर ने बताया कि जो आरबीसी है, जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पर देयर आर एंटीजन के, आरबीसी की सरफेस पर होते हैं एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पे होते हैं एंटीजन होते हैं। आप ध्यान से बात सुना के, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए होता है, और एक एंटीजन बी होता है। सुनना बात के, पहले फंडा समझो इसका कि लैंडस्टीनर ने बताया कि आरबीसी की सरफेस पर देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, और ये उस आरबीसी की पहचान होते हैं। दो तरह के होते हैं, ए और बी के। यदि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। सुनना बात है, यदि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और यदि आरबीसी की सरफेस पे 0 एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ये 0 है, ये ओ, तो मतलब यहां पे ओ का मतलब 0 है, समझ लो, कोई एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे नहीं है। तो पहले तो समझो फंडा कि ब्लड ग्रुप का मतलब है कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। यदि तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है। मेरा ब्लड ग्रुप यदि ए है तो मेरी आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम्हारी आरबीसी पर जो है ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। और यदि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरी इसका मतलब है ओ मतलब 0। ओ मतलब क्या, 0। कैसे याद रखेंगे, टिनिंग टिनिंग, क्या नाम है तुम्हारा, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, 007, 007, 007 बोलते अपन तो, है ना। जब कभी आप यूएस जाएंगे डॉक्टर बनने के बाद, आप होटल में कमरा होगा आपको, तो आपको बोलेंगे कि आपका रूम नंबर क्या है, सर योर रूम नंबर इज 101, 101। ये ओ क्या है, 0 है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे ओ जो है वो 0 है, के मतलब कोई आरबीसी पर एंटीजन, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब सुनो बात ध्यान से, एंटीजन के खिलाफ होता है एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, क्लॉटिंग होती है। यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए वहां प्रेजेंट है तो टिंग जुड़ जाएगा, क्लॉटिंग क्लॉटिंग, खतरा। तो भैया इसका मतलब ये, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, खतरा है नहीं। तो इसके पास क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ नहीं होता है, उसके पास एंटीबॉडी होता है बी के खिलाफ। तो उसके पास क्या होता है, एंटी बी एंटीबॉडी होता है, उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होता है। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले को आप बी का ब्लड ग्रुप दोगे तो उससे वो हटा देगा, रिएक्शन कर देगा उससे, वो क्लंपिंग कर देगा उसको, वो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा उस आरबीसी को वो, ठीक है।
ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति का के पास एंटीजन बी है तो उसके पास एंटीबॉडी बी नहीं होना चाहिए। यदि एंटीबॉडी बी होगा तो रिएक्शन कर जाएगा। उसके पास होता है एंटी ए होता है, एंटी ए होता है, मतलब वो ए के खिलाफ होता है। और जिसके पास ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है बोलता भैया कोई एंटीबॉडी मत रखना, कोई एंटीबॉडी मत रखना। कोई भी एंटीबॉडी रखी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जीरो एंटीबॉडी। और ओ वाले के साथ क्या है, हमको तो बचना पड़ेगा सबसे। हमारे पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी हमारे पास प्रेजेंट है, भले ही एंटीजन कोई भी ना ऑपरेंट है। तो अब बताओ मेरे को कि यहां पर यदि हम देखें यहां पे तो किसने डिसाइड किया, ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया है आरबीसी के एंटीजन ने, ठीक है। और एंटीबॉडी कहां होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जो ठीक अपोजिट होते हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट हम। एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन ए एंड बी प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है। यदि एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगी, याद रखना प्लाज्मा में नहीं होगी वो, ठीक है। ऐसे याद रखो उसको। अब यहां पर अब मैंने जो बतलाया आपको उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस टेबल को ध्यान से देखिए। आपके एनसीईआरटी का टेबल 18.1 है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, बी है तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ओ है तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, जीरो नील मतलब जीरो, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी बी होगा एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी है तो प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगा, अपोजिट एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और ए बी दोनों है तो नील होगा क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता, ठीक है। और ओ है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, ठीक है। इसका मतलब यह कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। यदि बी वाले ने दिया तो रिएक्शन कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ए बी वाले ने दिया तो भी मर जाएगा, नहीं, इसको सिर्फ ए और ओ ब्लड देता है। क्यों, ए के पास में तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सेम ब्लड ग्रुप ओ है। ओ दोगे तो ओ के पास में कोई एंटीजन नहीं है तो समस्या कुछ है ही नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप दोगे तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं तो ओ सबको दे सकते हो आप। ब्लड ग्रुप ओ आप सबको दे सकते हो क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं है। एंटीजन मतलब बाहरी जन जिसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। जब एंटीजन ही नहीं है तो कोई इम्यून सिस्टम लड़ेगा ही नहीं उससे। एंटीजन का मतलब बाहरी जन जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ओ के पास में कोई एंटीजन है ही नहीं है तो ओ सबको दे सकते हो। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ। ए बी दोनों दुश्मन प्रेजेंट है उसकी सरफेस पे, ए बी है और बी भी है, तो वो किसी को ब्लड नहीं देता। ए बी वाला सिर्फ अपने ए बी वाले को ब्लड दे पाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी नहीं है उसके पास। तो ए बी वाला बोलता है कोई आन दो, आ जाओ सब आ जाओ, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है दोनों के खिलाफ। क्योंकि ए डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं उसके पास में, है ना। ए बी वाले के पास में नील लिखा ना एंटीबॉडी, देखो। तो कौन, देखो ब्लड ग्रुप ए वाले को ए वाला ब्लड दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, बी वाले को बी वाला और ओ वाला दे सकता है, ए बी वाले को ए बी वाला दे सकता है, ए बी और, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, सब दे सकते हैं। और ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ भी है, बी के खिलाफ भी है। ए बी चढ़ाओगे तो मुसीबत, ओ बी चढ़ाओगे तो मुसीबत, ए चढ़ाओगे तो मुसीबत, ठीक है। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब रॉन्ग ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तुमने तो क्लंपिंग हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हीमोलाइसिस होगा, क्लंपिंग हो जाएगा, व्यक्ति का डेथ जाएगा, छोटे छोटे वेसल जो है वो ब्लॉक पड़ जाएंगे, ठीक है। याद है, इसलिए ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। यूनिवर्सल डोनर ओ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है। और ये क्यों ऐसा लग रहा है कि आएगा एग्जाम में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जामिनर कुछ कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन देता रहता है ना, तो याद रखना, ठीक है। आरएच ग्रुपिंग, अब एक और ब्लड ग्रुप होता है आरएच फैक्टर। एक तो एबीओ सिस्टम हो गया, एक होता है आरएच फैक्टर के। इसमें आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन होता है, उसे एंटीजन डी बोलते हैं, कायदे में एंटीजन डी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसकी खोज रिसस मंकी में हुई थी, इसलिए आरएच वर्ड रिसस मंकी से लिया गया है, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। जिनके पास एंटीजन डी होता है, आरएच पॉजिटिव नहीं होता, वो आरएच नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आरएच ग्रुप को भी हम ट्रांसफ्यूजन के पहले मैच करते हैं क्योंकि ये भी क्लंपिंग कर सकता है, क्लॉटिंग कर सकता है, ठीक है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि मदर आरएच नेगेटिव है,
मदर RH नेगेटिव है, लेकिन उसका जो फीटस है, जो बच्चा है, वो RH पॉजिटिव है, और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो बच्चे के जब कभी बच्चे का पहले बच्चे का जब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी भी मदर का और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। मदर का और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, तो पहले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मदर की बॉडी में RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दोनों का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। लेकिन पहले बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्लासेंटा जब रिमूव होता है, जब डिलीवरी होता है, तब कुछ मात्रा में कुछ ब्लड मदर की बॉडी के संपर्क में आता है, कुछ फीटस ब्लड जो है मदर की बॉडी के संपर्क में आता है। अब चूंकि RH पॉजिटिव था फीटस का ब्लड, मदर थी RH नेगेटिव, मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव का ब्लड आया। अब मदर की बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जैसे कि ब्लड ग्रुप A, B, O और AB में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है शरीर में। लेकिन RH के केस में क्या होता है, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में नहीं होती है। ठीक है, तो RH नेगेटिव मदर थी, फीटस RH पॉजिटिव था, डिलीवरी हुआ, थोड़ा सा फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में चला जाता है और जाता ही है, वो उसको रोक नहीं सकते आप। वो प्लासेंटा रिमूव होगा, कुछ ब्लीडिंग होगा, मदर का टिश्यू एक्सपोज होंगे, वहां मिलेगा, जाएगा सिस्टम के अंदर। तो अब मदर की बॉडी को पहली बार RH पॉजिटिव ब्लड का सामना करना पड़ा, थोड़ी मात्रा में ही सही। अब मदर की बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने फटाफट एंटीबॉडी बना ली है उसने, कि भैया कुछ नया आया है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, और धीमे धीमे वो एंटीबॉडी जो है वो कुछ समय के बाद उस RH ब्लड को हटाना शुरू कर देंगे। अब लेकिन मेमोरी बन गई है, इम्यून सिस्टम के पास याददाश्त आ गई है। अब क्या होता है, सेकंड बेबी हुआ, सेकंड बेबी कंसीव किया। अब दूसरा जो बच्चा हुआ, उस बच्चे में मैं के अंदर RH पॉजिटिव मान लो ब्लड ग्रुप है और मदर RH नेगेटिव है। लेकिन मदर के पास इस बार क्या है, इस बार चूंकि पहला बच्चा होने के बाद मदर के शरीर को मालूम चल गया था कि एक एंटीबॉडी बनाना है RH के खिलाफ, ठीक है, वो बना के रखी हुई है। जब फीटस RH पॉजिटिव हुआ तो एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो ब्लड के प्लासेंटा के थ्रू मूव कर लेते हैं। एंटीबॉडी मूव कर सकते हैं, एंटीजन मूव नहीं करता। एंटीजन कहां होता है, RBC की सरफेस पे होता है। एंटीबॉडी कहां होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। तो कुछ एंटीबॉडी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे फीटस RH पॉजिटिव था और ये एंटीबॉडी फीटस के संपर्क में आते हैं, फीटस की कई सारी RBC को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो कई बार फीटस मर जाता है। कई बार यदि बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को सीवियर जॉइंटिस होता है, बच्चा गंभीर रूप से बीमार होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटस के अंदर इरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुके थे। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो दूसरा बच्चा होना ही नहीं चाहिए मदर के, लेकिन यदि दूसरा बच्चा मदर चाहती है लेडी कि दूसरा बच्चा उसके हो, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हुआ तो उन्हें मालूम है डॉक्टर्स को कि कुछ एंटीबॉडी जो है वो शरीर में चले जाए, कुछ जो है वो ब्लड मदर की बॉडी में चला जाएगा। झट से बने बनाए एंटीबॉडी, जब तक शरीर उस RBC को समझेगा, समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, उसके पहले ही डॉक्टर क्या करता है, झट से एक इंजेक्शन लगा दिया। जो बने बनाए एंटीबॉडी होते हैं और ये एंटी-डी एंटीबॉडी होते हैं, झट से वो RBC जो RH पॉजिटिव वाले ब्लड में मिले थे, मदर के ब्लड में गए थे, उनको फट से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया। शरीर को मालूम ही नहीं चला कि क्या हो गया। मतलब डॉक्टर ने पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया, शरीर को इंड्यूस होने के पहले उसने वो RBC डिस्ट्रॉय कर दिए, एक इंजेक्शन देके। अब समस्या खत्म हो गई, अगली बार अब ऐसा नहीं होगा। इलाज भी तो होता है, बीमारी है तो कोई, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है, अब सुनो ध्यान से के। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में प्रेग्नेंट मदर का ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव, फीटस का होता है RH पॉजिटिव। पहला तो क्वेश्चन यही है कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कहां देखने मिलती है, मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर याद रखना इसमें क्या होता है, फीटस के लिए एक डेंजरस कंडीशन बन जाती है। यदि जो है वो एंटीबॉडी मदर के अंदर बन चुके होते हैं तो वो क्या करता है, फीटस में हीमोलिटिक डिजीज करता है, जिससे कि सीवियर एनीमिया होता है, जॉइंटिस होता है और कई बार बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि RH पॉजिटिव नेगेटिव मदर को हम बच्चे के जन्म के तुरंत के बाद हम उसको एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे बॉडी सेंसिटिव होने के पहले, बॉडी एंटीबॉडी को खुद से बनाए उसके पहले ही हमने उसको RH पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने शरीर को समझ में भी नहीं आता और हमने इम्यून सिस्टम को जो है वो इंड्यूस होने से रोक दिया हमने, ठीक है। समझ गए बात को। तो व्हाट इज RH कॉम्पेटिबिलिटी, तो हमने कहा आपसे कि इसमें RH नेगेटिव ब्लड सेल जो है, देखो आप है ना, वो मदर में और RH पॉजिटिव जो है वो फीटस में। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, सारा खेल कब होता है, जब पहली प्रेगनेंसी तक कोई खतरा नहीं, उसके बाद फिर खतरा हो जाता है, ठीक है।
अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हीमोस्टेसिस या ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब ब्लड की बात करें, स्टेसिस मतलब रोकने की बात करें, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है, इट इज ए कैस्केड रिएक्शन। ये होती है एक कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड का मतलब होता है मल्टी लेवल मल्टीपल रिएक्शन। कैस्केड का मतलब होता है मल्टी लेवल मल्टीपल रिएक्शन होती है। क्लियर? जब कभी चोट लगती है कहीं पर तो वहां पर क्या होता है, वहां पे कैपिलरी डैमेज होंगी, वहां पर जब कैपिलरी डैमेज होंगी वहां पे तो कुछ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के केमिकल निकलेंगे। कैपिलरी जब डैमेज तो कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट जो जा रहा होता है वो स्टिकी नहीं होता, नॉर्मली प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। जैसे टिश्यू में कैपिलरी की वॉल में कोई डैमेज होता है तो एंडोथेलियम से कुछ केमिकल निकलते हैं, कुछ डैमेज टिश्यू से केमिकल निकलते हैं, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देंगे। प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा और एक प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्लेटलेट ने इसको स्टिमुलेट किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन करेगा और एक कैस्केड रिएक्शन की शुरुआत होगी। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनको वो फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। जो सॉल्युबल प्रोटीन है उससे वो एक नेटवर्क या जाल बना लेगा और वो जाल ही ब्लड की क्लॉटिंग रहेगा और उस जाल के अंदर जो है आरबीसी वगैरह फंस जाएंगे, ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में कैल्शियम आयन जरूरी होता है। तो क्या होता क्या है, एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं, सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करता हूं कि बेटा कहीं पर चोट लगी तो कट लगा, चोट लगी तो वहां पे टिश्यू डैमेज होगा, कैपिलरी डैमेज होगा, तो कई तरह के इन्फ्लेमेटरी केमिकल वहां से निकलते हैं, कई तरह के केमिकल्स वहां से निकलते हैं। वो केमिकल प्लेटलेट को स्टिमुलेट करते हैं। प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज कर बनाएगा। थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करेगा। वो अब प्रश्न उठता है कि इतना लंबा रिएक्शन क्यों, why this long is reaction is why in our body इतना सिंपल रिएक्शन डायरेक्ट वन स्टेप क्यों रखा, क्योंकि बेटा यदि ब्लड के अंदर अपने आप से क्लॉटिंग हो जाए ना तो मर जाएगा आदमी के, यानी ब्लड का क्लॉटिंग का डिसऑर्डर आदमी की जान ले लेता है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैस्केड रिएक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कोविड-19 में कई लोगों की डेथ कैसे हुई है, कोविड-19 में कई लोगों की डेथ हुई है इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग के चलते। ठीक है, एक प्रोटीन बनना शुरू हुआ, उसने क्लॉटिंग करना शुरू किया ब्लड काट के, तो उसके कारण हुई है। इटली में जब पहली फर्स्ट वेव में जब लोग मारे जा रहे थे तो इटली में डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करके पता लगाया कि यार ये कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं, ये तो एक वेस्कुलर डिजीज है। तो इसके इलाज में इसलिए इकोस्प्रिन का इस्तेमाल किया गया, इसके इलाज में इसलिए हिपैरिन का इस्तेमाल किया गया। कोविड-19 की फर्स्ट वेव में जो वायरस था बहुत ही डेंजरस वायरस था फर्स्ट और सेकेंड वेव में, जहां पर इलाज के लिए जो है वो जो है हिपैरिन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन यूज किया गया, इलाज के लिए इकोस्प्रिन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल यूज किए गए जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को कम करते रोकते थे, वो केमिकल यूज किए गए। एंटीकोगुलेंट थेरेपी दिया गया। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया है। मैंने अपनी जिंदगी में बता दूं पिछले 5 साल 10 साल में मैंने जितने पेशेंट को नहीं देखा होगा उतने सारे पेशेंट मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से मैंने कोविड के दौरान देखे। मैंने पढ़ाया भी, मैंने कम से कम मैंने जब कोविड का सेकंड वेव था कम से कम मैंने 5000 पेशेंट देखे होंगे। ठीक है, और वो भी पूरे इंडिया से। शाम को रात को फोन 3-3 घंटे, फोन गला खराब है था 3-3 घंटे फोन पे ही प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन बना लिया एक स्टैंडर्ड, वही फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन सुन रहे हैं कि आधी रात को फोन अटेंड कर रहे हैं। बहुत कुछ करना पड़ा उस समय। ठीक है, खैर बुरा वक्त था पूरे देश के ऊपर। सुना करते थे कभी पेंडेमिक के बारे में, पहली बार देख भी लिया कि कितना खतरनाक होता है पेंडेमिक। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस में क्या होता है बेटा, कहीं चोट लगती है, चोट लगने पे वहां पे प्लेटलेट स्टिमुलेट होते हैं और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, वो थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज करेगा। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन से प्रोटीन का जाल बन जाएगा, वो जाल में आरबीसी फंस जाएंगे तो ब्लड बाहर निकल नहीं पाएगा, क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना यदि आप देखो यहां पर पहले पार्ट में आपको रटना बिल्कुल नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, किसको याद रखने की कोशिश मत करना ऐसे। ये बहुत लंबा कैस्केड है कि हीमोफीलिया कैसे होता है, ये सब ब्लड क्लॉटिंग, ये सब रेगुलर क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इस समय हम एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा।
अभी इतना याद रखिए आप कि कैस्केड रिएक्शन इस तरीके से होता है, देखो आप देख रहे हैं इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक दोनों तरह की पाथवे काम करती है इसमें के, ठीक है। इंट्रांसिक पाथवे में देख रहे हो आप कि डैमेज टू एंडोथेलियल टिश्यू हुआ, फिर फैक्टर्स रिलीज हुए हैं वहां पे के, है ना बेटा, टिश्यू फैक्टर भी रिलीज हुए यहाँ पे, किस प्रकार से पूरा साइकिल होता है। यहां पे गौर से देखिए कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम आयन यदि कम होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। फिर आप देख रहे हो कि आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हो आप कि ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल दिखाई पड़ रही है, फिर आपको एक क्लॉट दिखाई पड़ रहा है। तो क्लॉट क्या है? क्लॉट इज बेसिकली फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल है जिसमें कि आरबीसी फंसे हुए हैं, एक्टिवेटेड प्लेटलेट प्रेजेंट है, आरबीसी फंसे हुए, वो क्लॉट है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। जब बेटा हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं तो हमने आपको बताया ना अभी कि जो सप्लाई हमें टिश्यू तक पहुंचानी है, हर जगह तक कैपिलरी नहीं पहुंच सकती है, वो एक फ्लूइड में अपना कंपोनेंट डाल देगा। वो फ्लूइड क्या है? वो है टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज इन द टिश्यू, वाटर एंड डिसॉल्व कंटेंट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, इसे मिडिल मैन के समान मानते हैं हम। ये इसको कलेक्ट करते हैं, मेजर वीन्स में कलेक्ट करते हैं, वापस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कलेक्ट करते हैं, वापस से इसको कहां डालते हैं? ब्लड के अंदर डालते हैं हमके। तो लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, उसमें आरबीसी इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट हमको लिम्फ के अंदर देखने मिलेंगे हमको, ठीक है। लिम्फ जो होता है गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है, फाइनली इसको वीनस सिस्टम में डालता है, ठीक है ना, ठीक। लैक्टियस जो होती है वो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है जो फैट के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, आईएमपी है। लैक्टियस लिम्फेटिक कैपिलरी होती है जो फैट के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है और ये विलाई के अंदर हमको देखने मिलती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करके। ओपन में क्या होगा? आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ने जो है वो ब्लड को पंप किया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ठीक है ना, ब्लड को पंप किया। अब ब्लड जो है वो हार्ट से ब्लड पंप किया और ये कहां आ गया? ये एक कॉमन कैविटी में, ये एक कॉमन कैविटी के अंदर ये ब्लड जो है वो एक कॉमन कैविटी में ये आ गया, ठीक है। ये कहलाता है साइनस, इसे साइनस बोलते हैं। सारे ऑर्गन यहां प्रेजेंट रहेंगे, वो अपने अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट ले लेंगे और उसके बाद ब्लड कहां चला गया? वो आपका साइनस है, उसके बाद ब्लड जो है वो आपका हार्ट में चल के। तो यहां पे क्या है? यहां पर बेसिकली क्या है? यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये सप्लाई कहां होता है ब्लड का? ये एक कॉमन कैविटी में होता है, ठीक है। क्लोज लूप नहीं होता, कॉमन कैविटी में होता है, साइनस बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद यहां से इकट्ठा करेंगे इसको, यहां से इकट्ठा करेंगे, फिर इसको हार्ट में डालेंगे, हार्ट में इसको डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा जाल नहीं होता, नेटवर्क कॉमन बॉडी की कॉमन कैविटी के अंदर डाल देते हैं इसको, तो ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्लोज नेटवर्क आपको, अब हमारे इस बॉडी में क्या होता है? एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, कैपिलरी के जुड़ने पर वीन्यूल, वीन्यूल से वेन, वीन्स, वीना के बाद सिस्टम लगातार है। हमारी बॉडी में ब्लड एक सर्किट के अंदर चलता है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स के जाल में चलता है। यहां पर क्या होता है? कॉमन कैविटी में ब्लड को डाल देते हैं, वहीं से इकट्ठा करते हैं, ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड को हम हार्ट का जो ब्लड को पंप करते हैं हम लार्ज वेसल के थ्रू, जो है वो ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में पंप करते हैं, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। और ऐसा सिस्टम देखने मिलता है हमें आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में हमको देखने मिलता है, क्या आर्थो। पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको एनिलिडा के अंदर देखने मिला था, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट हमेशा जो है वो ब्लड को जो है वो एक क्लोज नेटवर्क में पंप करता है, जो क्लोज नेटवर्क ब्लड वेसल से बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये ज्यादा इफेक्टिव है, यानी इट इज मोर इफेक्टिव वे होता है, और इसीलिए इवोल्यूशन में इस फीचर को जो है वो प्रमोट किया गया, इसीलिए हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। तो सभी कॉर्डेटा में, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेटा में और एनिलिडा में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर जो ब्लड को पंप करता है। मछलियों के अंदर जो है टू चैम्बर्ड हार्ट देखने मिलता है, एक एट्रियम होगा, एक जो है वो हम कहते हैं कि इसमें जो है वो एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। तो मछलियों में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मछलियों से में जो ब्लड गिल्स को पंप किया जाता है, जो ब्लड जो है क्या होता है बेटा, यानी मछलियों में जो ब्लड जो है पंप किया जाता है बेसिकली, वो ब्लड क्या होता है? वो ब्लड होता है आपका वीनस ब्लड। जो फिशेस का जो हार्ट होता है, फिशेस का जो हार्ट होता है वो वीनस ब्लड को पंप करता है। किसको पंप करता है? वो वीनस ब्लड को पंप करता है, उसे वीनस हार्ट कहते हैं, है ना। इंप्योर ब्लड को पंप करता है वो। सिंगल सर्किट सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है कि ब्लड हार्ट तक आया, हार्ट से जो है गिल्स में गया, गिल्स से बॉडी के अंदर गया, ये सिस्टम देखने मिलता है, ठीक है।
एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल में 4 चेंबर हार्ट होता है, याद रखिए क्रोकोडाइल में हमारे समान 4 चेंबर हार्ट होता है, बाकी सभी रेप्टाइल्स में 3.5 चेंबर या 3 चेंबर हार्ट होता है के, इसमें मिक्स ब्लड होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में मिक्स ब्लड होता है, मतलब इंप्योर और प्योर ब्लड मिक्स होकर बॉडी को दिया जाता है के। वर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। 4 चेंबर हार्ट का मतलब है कि हार्ट का राइट हिस्सा जो होता है वो अलग ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, लेफ्ट अलग सप्लाई कर रहा होता है। हार्ट के राइट वाले हिस्से में जो है इंप्योर ब्लड को डील करता है और लेफ्ट वाला हिस्सा प्योर ब्लड को डील करता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है और इंप्योर ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है, एक को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, ठीक है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मस्कुलर 4 चेंबर हार्ट देखने मिलता है और इट इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट कहां होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, लंग्स के बीच में होता है। हार्ट जो है वो किस जर्माइनल लेयर यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट किस जर्म लेयर से बनता है, तो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। हमारे हार्ट का साइज हमारी बंद मुट्ठी के समान होता है, क्लेंच फिस्ट के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हम हार्ट देख रहे हैं कि 4 चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे चैम्बर एट्रियम होते हैं, बड़े चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। इसमें एट्रियम की वॉल थिन होती है, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, ठीक है ना बेटा, है ना। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं आप, ठीक। हार्ट में डबल वॉल एंड मेम्ब्रेन, जो हार्ट में एक थैली के अंदर होता है हार्ट, जो डबल मेम्ब्रेन की होती है बेटा, एक उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम इज द कैविटी ने, हम जो वो कैविटी वो जगह जहां पर हार्ट होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। वहां पे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन देखने मिलती है, विसरल पेरिकार्डियम आउटर जो हम कहते हैं, एक आउटर पैरेटल पेरिकार्डियम होती है, एक विसरल पेरिकार्डियम होती है। मतलब हार्ट में जैसे आपको ध्यान है ना, मैंने कहा था आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स में कहा था मैंने आपसे कि एक बाहर होगी एक अंदर होगी, एक थोरेसिक कैविटी से लगी होगी और एक लंग्स से लगी होगी। यहां पर भी हार्ट में एक सरफेस जो है थोरेसिक वॉल से लगा होगा अपना, वो क्या है, वो होगा आपका आउटर पेरिकार्डियम होगा, आपका पैरेटल पेरिकार्डियम होगा, और जो हार्ट से कनेक्ट होगा वो विसरल पेरिकार्डियम होगा, के दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जो हार्ट को झटकों से बचाता है और मैकेनिकल इंजरी से जो है उसको सेव करता है। हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, स्मॉल अपर चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, लार्ज निचले लार्ज चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। एट्रिया ब्लड पंप करते हैं हार्ट में वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं हार्ट से बाहर, ठीक है। एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल ब्लड को बाहर एग्जिट करते हैं। चूंकि वेंट्रिकल ब्लड को बाहर भेजते हैं तो उनको अधिक दबाव से ब्लड को बाहर भेजना पड़ता है, इसलिए उनकी वॉल जो है वो थिक होती है, ठीक है। राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में पतली सी मस्कुलर वॉल होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट के राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम हो गया ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है ना। हार्ट के चैम्बर की बात, तो पतली सी वॉल होती है राइट और लेफ्ट एट्रियम में, जो पतली सी वॉल होती है उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है वो इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। दो इंटर मतलब दो के बीच में, दो एट्रियम के बीच में एक खंड है तो उसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। दो वेंट्रिकल के बीच में होगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो थिक होते हैं क्योंकि वो हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करते हैं, तो कहीं थिन वॉल टूट ना जाए इसलिए वॉल थिक होती है, तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम की वॉल थिक होती है। दो वेंट्रिकल के वॉल में वॉल होगी इंटर, दो के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो एट्रियम के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अरे खुद ही बोल दोगे आप, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू जो है वो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, ओपनिंग बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होगी वॉल्व के फॉर्म में होगी। वॉल्व में हमेशा एक दिशा में, वन डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होगी वो वॉल्व के फॉर्म होती है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, क्या बोलोगे उसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलोगे, एवी वॉल्व बोलोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एवी वॉल्व? एवी वॉल्व का मतलब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है, जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एवी वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसमें तीन हिस्से, तीन वॉल्व नहीं, तीन इसमें फ्लैप होते हैं, तीन फ्लैप होते हैं, ठीक है।
फ्लैप्स लिखिए इसको, वॉल्व ठीक, 3 वॉल्व नहीं लिखेंगे, गलत लिखा है कि ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए बेटा, 3 वॉल्व। हालांकि हाँ, इसको बेटा पॉइंट नंबर 71 है ना, करेक्शन कर, कभी कभी बेटा कुछ करेक्शन हो सकते हैं इसमें, है ना, पॉइंट नंबर 72 है, 72, ठीक है ना, है ना। 3 वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप, वॉल्व तो एक ही होगा ना यार, 3 वॉल्व कहां से हो जाएंगे उसमें, ये गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। तो 3 फ्लैप होते हैं, ट्राई कस्पिड, 3 फ्लैप या 3 तो ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, ट्राई कस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। एवी वॉल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसमें 2 फ्लैप होते हैं, देखो फ्लैप जहां से 2 फ्लैप होते हैं, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अब ये जो वॉल्व होते हैं, देखो मेरी बात ध्यान सुनो के, क्या हो रहा है बेटा, किसे ब्लड है, मैंने कहा आपसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, 4 चैम्बर वाले के, हमने कहा ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। तो वॉल्व से क्या होगा, ब्लड का फ्लो यहां से यहां होगा ऐसे आएगा ना ब्लड, ठीक है ना। तो कहीं ऐसे तो क्या होगा बेटा, जब वेंट्रिकल पंप करेगा जोर से तो इन वॉल्व को बंद करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान सुनेगा आप, इमेजिन करते हैं कि जब पहले एट्रियम ने पंप किया तो ब्लड पूरा कहां आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। जब एट्रियम ब्लड को पंप करेगा, ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, तो उस समय एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व खुले रहेंगे। लेकिन जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ऊपर के वॉल्व को बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लड तो वापस ऊपर लौट जाएगा हार्ट में। इसको तो आगे बढ़ाना है, इसको तो आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड आगे बढ़ाना है, इसको ब्लड आगे बढ़ाना है, ठीक है। यदि गलती हो गई तो वापस, तो क्या होगा इस समय, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व को बंद करना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। यदि बंद नहीं करोगे तो ब्लड ऊपर चलेगा ना बेटा, ठीक है, पंप बंद करना पड़ेगा। अब बंद करने में कहीं वॉल्व कहीं उलट ना जाए पीछे, उल्टा गेट ना खुल जाए, तो क्या करेंगे, इस वॉल्व में बारीक बारीक जो है वो थ्रेड होते हैं, ऐसे मस्कुलर थ्रेड होते हैं, पकड़ के रखते हैं वॉल्व को कि वॉल्व बाहर ना निकल जाए। कॉर्डी टेंडेनी, टेंडॉन्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, जो वॉल्व को फ्लैप को पकड़ के रखेंगे, फ्लैप कहीं उल्टा ना हो जाए। उल्टा हो भी जाता है बीमार, कई बीमारियों में, वॉल्वुलर डिजीज में, तो कहीं उल्टा ना हो जाए वो, तो यदि उल्टा होगा तो प्रेशर कम पड़ जाएगा, तो फिर ब्लड बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कॉर्डी टेंडनी पाए जाते हैं, तो याद रखना कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना। स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड जिन्हें कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, ये फ्लैप से जुड़े होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व के फ्लैप से जुड़े होते हैं, ताकि वॉल्व उल्टा ना हो जाए, ताकि वॉल्व जो है वो पलट ना जाए वॉल्व, ठीक है ना। और ये जुड़े होते हैं पैपिलरी मसल से। तो कॉर्डी टेंडनी वर्ड याद रखना, पैपिलरी वर्ड याद रखना बेटा, एनटी के डेटाबेस में भी क्वेश्चन है इसका और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप, है ना, कहां देख रहे हो आप, ये वॉल्व, दीज आर दी वॉल्व्स, आप देखो दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये देखो आप, ये वॉल्व देख रहे हो आप, यहां पे किस रंग का लूं मैं, जो दिखाई पड़े तुम्हें, ब्लैक लेता चलो, ठीक है ना, देख रहे हो वॉल्व, के ये देखो कॉर्डी टेंडनी, है ना, देखो लेवल किया हुआ है ना, कॉर्डी टेंडनी को उन्होंने लेवल भी किया हुआ है ना, ठीक है बेटा। जिस मसल पे है वो पैपिलरी मसल है वो, है ना, ठीक है, याद रखना। कॉर्डी टेंडनी प्रिवेंट बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग बैक इनटू एट्रिया, ठीक है ना। वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहीं वॉल्व उल्टे ना हो जाए, उसे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। 3 सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, हाफ मून शेप, ठीक है, सेमी लूनर, ठीक है, वैसे दिखाई पड़ते हैं हमें, पॉकेट के फॉर्म में होते हैं। और ये हमको पल्मोनरी, जहां से भी हम अब ये भी कहा कि एक बार एरोटा में ब्लड भेज दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि एरोटा से ब्लड वापस आ जाए, तो वहां भी रोकना पड़ेगा उसको कि भैया ब्लड एक बार चला गया ब्लड वहां पे, अब वॉल्व बंद करना पड़ेगा। ऐसी पल्मोनरी आर्टरी में बंद करना पड़ेगा। तो जहां पल्मोनरी आर्टरी है, जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में डालता है तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस से राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो वहां पे कुछ वॉल्व लगे होते हैं आर्टरी के शुरुआत में, वो कहलाते हैं सेमी लूनर वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं उनको। एरोटा से ब्लड कहीं वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए तो वहां पर भी वॉल्व लगे होते हैं, सेमी लूनर वॉल्व लगे होते हैं, उनको एरोटिक वॉल्व कहते हैं। तो सेमी लूनर वॉल्व भी 2 तरह के हो गए, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व हो गया और एरोटा में एरोटिक वॉल्व हो गया वो, ठीक है।
इनमें 3 कस्प होते हैं, 3 फ्लैप इनमें होते हैं, तीनों फ्लैप पॉकेट्स में होते हैं, इनमें ब्लड भरा जाता है इसमें, तो और मजबूती से जुड़ जाते हैं, वो वापस ब्लड नहीं आ पाता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इमेजिन कर सकते हैं हम, जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, एकदम इमेजिन करना है इस बात को। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, मतलब सॉरी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया, एट्रियम ने ब्लड पंप किया वेंट्रिकल में, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। कौन सा वाल्व खुला रहेगा? वाल्व खुला हुआ है यहां पे, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले होंगे। क्लियर? अब जब वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, दबा, तो वाल्व बंद हो गए ऊपर के दोनों, क्योंकि इसलिए बंद हो गए वो, क्योंकि वेंट्रिकल में एकदम प्रेशर बढ़ा, तो पहला हार्ट साउंड हुआ लब लब लब, आपको सुनाई पड़ेगा इस तरह, लब। लव का मतलब LOVE लव नहीं है भैया, है ना, तो तुम बिल्कुल एकदम ही दौड़ पड़ते हो कि सर कहां से आ गए, इसीलिए तो कहीं ये लब, ये वाला लब है ना, ठीक है, ये वाला लव नहीं है ये, है ना, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, ज्यादा ज्ञान मत देना भी ना, तो LU डबल बिट के लब साउंड सुनाई पड़ के। अब लव वर्ड की खोज इससे तो नहीं हुई सर, अब मैं कैसे बता दूं यार, मैं थोड़ी ना खोजाऊं इस शब्द को, ठीक है ना, इस शब्द ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, इसलिए मैंने नहीं, आबादी बहुतों की हुई है, पर बर्बादी के सामने आबाद लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत फॉर्मेट देखने मिलते हैं हमको, ठीक है, एक दिशी एक तरफा, दो दिशी दो तरफा, बहुदिशी बहुतरफा, ठीक है, तो वो चल छोड़ो, काम की बात पे फोकस करो। वो ये है कि जैसे ही जो है वो एट्रोवेंट्रिकल वाल्व बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। ब्लड कहां पंप किया? ब्लड पंप किया एरोटा में, पल्मोनरी आर्टरी में। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो अब कौन सा वाल्व बंद होगा? जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो अब एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व बंद होंगे, सेकंड हार्ट साउंड आएगा, डप, सेकंड हार्ट साउंड आएगा। तो पहला हार्ट साउंड कहां से आया? एट्रोवेंट्रिकल वाल्व की क्लोजिंग से आया, और दूसरा हार्ट साउंड कहां से आया? सेमिलुनर वाल्व की क्लोजिंग से आया। ठीक है, सिंपल फंडा। ठीक है, क्या लिखते हैं यहां पे? सेमिलुनर हाफ मून वाल्व करके ये वहां देखने मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में देखने मिलते हैं, एरोटा में देखने मिलते हैं। ठीक है, और ये वाल्व ब्लड को वापस हार्ट में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वाल्व कहलाएगा और एरोटा में एरोटिक वाल्व कहलाएगा ये। ठीक है, क्लियर क्लियर? ठीक है, देखो ये पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं यहाँ पे हम, और ये हम देख रहे हैं एरोटा देख रहे हैं, ये एरोटा देख रहे हैं, है ना। चलिए, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है कोरोनरी साइनस से, जो हार्ट से लेके आता है ब्लड, वीनस ब्लड को। दो लार्ज वीन होती है, सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा ऊपर से लेके आती है ब्लड, इन्फीरियर वीना केवा नीचे से ब्लड लेके आती है। ठीक है, इन्फीरियर वीना केवा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है हार्ट के, और सुपीरियर वीना केवा ऊपर से लेके आती है। और जो कोरोनरी साइनस है वो हार्ट से ब्लड लेके आता है वीनस के। ये ब्लड को डालते हैं राइट एट्रियम में डालते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है? वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट एट्रियम जो है ब्लड कहां से आता है? लेफ्ट एट्रियम ब्लड आता है लंग्स से। के लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वीन लेके आती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग से लेके आती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग से आता है, तो क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम जो है पल्मोनरी वीन से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना। देखो, लेफ्ट एट्रियम ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड देगा पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होकर कहां आएगा? वो वीना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, वहां से जाएगा लंग्स में। देयर आर टू सर्किट। एक सर्किट होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, बॉडी पे गया, बॉडी से राइट एट्रियम में आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा सर्किट होता है जो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, लंग्स में आता है, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, डबल सर्कुलेशन। देखेंगे भी हम। हमारा पूरा हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल देखने में हमको स्केलेटल मसल के समान दिखाई पड़ती हैं, रेखित मांसपेशियों के समान दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इनमें हमको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है, आपस में क्लोज कनेक्शन देखने मिलता था कि वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कर सकें वो, लेकिन काम करती है इनवॉलेंट्री। तो इनमें स्मूथ मसल का फीचर क्या होता है? इनवॉलेंट्री होती है। और इनमें स्ट्रेट मसल का फीचर क्या होता है? कि इनमें हमको रेखित पैटर्न या स्ट्रेट मसल के समान हमको ये दिखाई पड़ती है। नोडल टिश्यू,
जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है वो टिश्यू जो है वो नर्व से नहीं बना होता है, वो कार्डियक मसल्स का ही हिस्सा होता है। याद रखिए, यानी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जो होती हैं वही नोडल टिश्यू को बनाती हैं, और हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट। इसलिए ह्यूमंस में हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। हार्ट अपनी इलेक्ट्रिक इंपल्स खुद जनरेट करता है, उसे नर्वस सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। कई एनिमल्स में नर्वस सिस्टम हार्ट को इंपल्स जनरेट करने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए यदि उन एनिमल का सिर काट दोगे, नर्वस सिस्टम यदि काम नहीं करेगा तो वो उनका हार्ट बंद पड़ जाएगा। तो ऐसे एनिमल जिनमें न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसको आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, लेकिन जब मायोजेनिक हार्ट होता है उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसका हार्ट निकाला, उसको लगा दिया, क्योंकि हार्ट अपना इलेक्ट्रिक इंपल्स खुद ही जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर होता है, नोडल टिश्यू कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट खुद जनरेट कर सकता है, ठीक है। एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड के साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, कि साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है शॉर्ट में एसएएन बोलते हैं, ये हार्ट का पेसमेकर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक लड्डू क्वेश्चन है नीट 2022 के लिए। पेसमेकर ऑफ हार्ट एसए नोड को कहते हैं। ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में देखने मिलता है, और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है रिदमिक पैटर्न में। इसके बाद आता है एवी नोड के, फिर ये इंपल्स भेजता है एवी नोड में। एवी नोड जो होता है वो उसको हम अतिरिक्त एक्स्ट्रा पेसमेकर बोल सकते हैं, और ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, एवी सेप्टम के पास में होता है। पोजीशन याद रखना है बेटा कि जो राइट एट्रियम है उसमें यहां पर एसए नोड है तो यहां पर एवी नोड है उसमें, ठीक है ना। एसए नोड राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में होता है, और एवी नोड राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होता है, ठीक है। देखो कहां दिखाई पड़ रहा है, ये एसए नोड दिखाई पड़ रहा है, और ये आपको एवी नोड दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, ठीक है ना। फिर एवी नोड, देखो एसए नोड अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रियम को देगा और एवी नोड को देगा, और एवी नोड को देता है। फिर एवी नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो है वो वेंट्रिकल को देगा, पूरा जो है बंडल ऑफ हिस के थ्रू वो पूरे जो है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के थ्रू पूरे के पूरे जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा वो, ठीक है, क्लियर, ठीक। हार्ट का जो सिग्नलिंग सर्किट है वो कैसे काम करता है, साइनो एट्रियल नोड अपनी इंफॉर्मेशन देता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड को, ठीक है, और एट्रियोवेंट्रिकल नोड इंफॉर्मेशन देता है बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस दो हिस्सों में बटा होता है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है बारीक बारीक फाइबर्स को, जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, जो पूरे के पूरे वेंट्रिकल को कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि पूरा हार्ट एक साथ यदि पंप करेगा तो दिक्कत रहेगा, पहले एट्रियम पंप करते हैं फिर वेंट्रिकल पंप करते हैं। तो साइनो ऑरिकुलर नोड में जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है तो एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है, और तब तक वो इंफॉर्मेशन देता है एवी नोड को, और एवी नोड इंफॉर्मेशन लेता है, थोड़ा डिले हो गया उसमें, एवी डिले बोलते हैं। उसके बाद एवी नोड जो है इंफॉर्मेशन देता है वेंट्रिकल को थ्रू बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो उससे वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो एट्रियल और वेंट्रिकल के कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा माइक्रो सेकंड का फर्क आता है, कुछ सेकंड का, कुछ मिली सेकंड का फर्क आता है। वो इसलिए फर्क आता है क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स का ये सिस्टम बना रखा है हमने, ताकि पहले एट्रियम कॉन्टैक्ट करे फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। हार्ट मसल जो होती है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट कर सकती है, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इनको हम, के जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है उसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है, एसए नोड में इनिशिएट होता है, और ये 1 मिनट में 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, इतनी बीट्स को प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। एक एवरेज बोलोगे तो 72 टाइम हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे नोड को इसलिए हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जनरली हमारा हार्ट जो है वो 70 to 75 टाइम 1 मिनट में रहता है। तो धड़कने का मतलब है बीट्स कहां से आती है, ऐसे नोड से आती है, ठीक है। कार्डियक साइकिल का मतलब है कि हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ठीक है, 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन के। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल, रिलैक्सेशन बोले तो डायस्टोल के। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल, एक कार्डियक साइकिल हो गया। कहने का मतलब है कि हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ, एक कार्डियक साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ, दूसरा कार्डियक साइकिल, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, 1 मिनट में 72 टाइम, तो मतलब एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का हो गया, हुआ 0.8 सेकंड करके, यानी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का हुआ या नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो कहने का मतलब 60 डिवाइडेड बाय 72, तो मतलब 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल होता है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल का, ठीक है।
इस कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर पंप करता है, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और ये होता है 70 ml। एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। हमारा हार्ट एक बार में, एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप करता है, मतलब 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, 70 ml होता है। इसका मतलब एक आदमी है, 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट एक बार में, 72 टाइम उसके बीट चल रहा है, मतलब एक मिनट में कितना हो गया, ये तकरीबन ऑन एवरेज 5 लीटर के आसपास ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो 5 लीटर ब्लड हमारा बॉडी एक मिनट में पंप उसको कर रहा होता है, जिसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं, याद रखना है ना। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? कितने बीट हैं और कितना ब्लड एक बार में बाहर निकल रहा है। एक बीट में, एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ बीट से, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय दी नंबर ऑफ बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीट, क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। हार्ट साउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि हर कार्डियक साइकिल में आपको 2 हार्ट साउंड सुनाई पड़ेंगे, एक जिनको आप स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हो, जिनको आप स्टेथोस्कोप से जो है वो सुन सकते हैं, क्या क्लियर। ये अभी हाल ही में जो है वो फंक्शन हुआ था, तो आपका फैलिसन सेरेमनी जब हुआ था तो मैंने बच्चों को सबको गिफ्ट किया के। ये आता तो सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, ठीक। शुरू होता है 400 500 600 रुपये से लेके 10,000 20,000 तक का भी आता है। जैसे मेरे पास लिटमैन का है, वो 20,000 के आसपास का है, ठीक है। वो आपको भी जरूरत नहीं होती शुरू में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसकी जरूरत नहीं होती, वो एमडी करो तो जरूरत पड़ती है उसकी, अदरवाइज कोई चुरा ले हटा ले उसको तो खेल खत्म उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि होता है सटके। तो ये पैसे से मिल तो जाएगा, लेकिन इससे जुड़ा जो सम्मान है ना, वो पैसे से नहीं मिल सकता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। दिखने में साधारण सा है, लेकिन ये पहचान है, ये पहचान है, ये सिंबल है ये, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो है वो कई चीज़ें इससे मतलब मैं इससे चेस्ट के इन्फेक्शन भी पता लगा लेता हूँ, हार्ट के पोजीशन भी पता, बहुत चीज़ों में इसका यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि स्टेथोस्कोप जो होता है उससे हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, कि 2 तरह का होता है, लब एंड डब, के लब फर्स्ट हार्ट साउंड है, डब सेकंड हार्ट साउंड है। फर्स्ट हार्ट साउंड किसके क्लोजिंग्स होता है? ये एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजिंग्स होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान सुनाई पड़ता है। सेकंड हार्ट साउंड किसकी क्लोजिंग्स होता है? ये सेमिलुनर वॉल्व, मतलब एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने पर होता है। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो डब, पल्मोनरी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने पर होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है कब सुनाई पड़ता है आपको? जब एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व क्लोज होते हैं तब सुनाई पड़ता है हमको, ठीक है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड लो पिच का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। सेकंड हार्ट साउंड हायर पिच का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करते हैं। अब ये क्या चीज है भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट के अंदर, चूंकि हमें मालूम है नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है, तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जांचकर हम हार्ट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, और ये मशीन होती है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। 3 इलेक्ट्रिक लीड को हम लगाते हैं इसमें, लेफ्ट और राइट रिस्ट पे लगाते हैं और एक लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। एक आदमी है, ठीक है, तो कहां लगाते हैं इसको, लीड को? यहां लीड को लगाया, यहां लीड को लगाया हमने, क्या ये क्या हो गया अपना, और लेफ्ट जो है वो एंकल पे लगाया हमने, ठीक है। तो एक तरीके से ट्राइंगल बन गया, एक तरीके से ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया होता है, ठीक है। अरे मैं छोटा नहीं हुआ, इसमें दिखा है ये ट्राइंगल। तो ये एंथोवेंस ट्राइंगल है, इन्थोवेंस ट्राइंगल है, आपको पढ़ाएंगे आगे, आपको एंथोवेंस ट्राइंगल आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा कि ये क्यों बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या काम रोल प्ले। तुम्हें लगता है फिजिक्स में वेक्टर क्यों पढ़ूं? भैया पूरी वेक्टर क्वांटिटी यही काम आती है। जब तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की क्लास में जाके बैठोगे और आपको डॉक्टर प्रोफेसर जो है पढ़ा रहा होगा आपको ईसीजी, तो वेक्टर बताएगा, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। तुम बोलोगे कहां फिजिक्स की क्लास में आ गए क्या? फिर प्रोफेसर बोलेगा तुम पढ़े नहीं क्या फिजिक्स, कैसे तुम आ गए? आर यू श्योर यू आर इन एमबीबीएस? तो वो घनघोर टाइप की बेइज्जती होगी, पूछ लेता है प्रोफेसर खड़ा करके। और बेइज्जती कहां होती है? कॉलेज में बेइज्जती बड़ी बुरी होती है। कॉलेज में जब आपको कुछ पूछा, प्रोफेसर नहीं बता पाए, आप इस तरह की सिंपल चीजें और बाकी लोग हंस रहे हैं, तो बहुत चुभता है।
क्योंकि कॉलेज में जाके अपनी जिंदगी में पहुंच थोड़ी अब देखो, अब स्कूल टाइम से पढ़ ही रहे थे, ठीक है, अब जिंदगी में और भी चीजें होती हैं, समझ रहे ना, ठीक है, तो आदमी का फोकस वहां भी होता है, तो उस फोकस के चलते क्या होता है, ये छोटी बेइज्जती बड़ी लगती है। तो पढ़ लिया करो वेक्टर वेक्टर, है ना। क्लास में पूछे प्रोफेसर तो यस सर आई नो, ओके, नाम क्या बेटा तुम्हारा, सारी क्लास को नाम मालूम चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो खैर तुम भटकाते हो मुद्दे से बार बार मेरे को ना। अभी सुनो बात को सुनो जरा ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी काम आता है। अभी हम उसमें नहीं, अभी हमने आपसे कहा कि क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। कार्डियक साइकिल के दौरान हम मशीन से पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, राइट और लेफ्ट आर्म, और एक जो है वो लेफ्ट जो है वो एंकल में लगाते हैं इसको हम, और इससे ग्राफ मिलता है हमें, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको अलग अलग वेवलेंथ डिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के चलते डिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते हैं, और जिससे हम कई चीजों का पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो आप यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है पी वेव, पी वेव एट्रियल सिस्टोल को बता रही है हमको, ठीक है। एट्रियल कहना पी वेव मतलब एट्रिया कांटेक्ट करेगा तो थोड़ा छोटा सा डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा हमें, लो फ्रीक्वेंसी का, लो वोल्टेज का हमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा हमें यहां पे, जिसको हमने कहा एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है। अब इसमें कोई एबनॉर्मलिटी, मान लो पी वेव ऐसा ना हो कि पी वेव ऐसा हो गया, नॉर्मल पी वेव ऐसा है पर ऐसा हो गया, बाइफिड पी वेव, बॉस दोनों एट्रियम एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक पहले एक बाद में काम कर रहा है, ऐसा हो गया पी वेव, अरे एट्रियम में कुछ गड़बड़ चल रही है, फिब्रिलेशन हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन, गड़बड़ मामला है भाई, खतरनाक चीज है एट्रियल फिब्रिलेशन, 100 के समझ गए। एट्रियल फ्लूटर गड़बड़ मामला है, तो मतलब इस पीवेव में कोई भी गड़बड़ दिखाई पड़ी, तुमने झट से बोला कि बीमारी है भाई, इतना तो मालूम चल गया है ना। फिर तो पीवेव क्या बतला रही है, एट्रिया के बारे में बता रही है कि एट्रिया बता वो कैसे बनी पीवेव, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, एट्रिया का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बनी, उससे एट्रियम कॉन्टेक्ट करेगा। इसके बाद आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बतलाता है। क्यू वेब बन, जैसे क्यू वेब बना मतलब वेंट्रिकल में करंट आ गया है, अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बतलाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई भी गड़बड़ होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई भी गड़बड़ होगा मतलब वो हार्ट के वेंट्रिकल पे कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है। टी वेव क्या बतलाती है, टी वेव बताती है वेंट्रिकल के डाइस्टोल को। आप बोलोगे सर एट्रिया का डाइस्टोल क्यों नहीं बताया आपने, क्योंकि एट्रिया का डाइस्टोल बेचारा जो है वो इतना छोटा करंट का चेंज है कि इनके सामने दब गया होता है। वो जब एट्रिया डाइस्टोल करता है तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा होता है, तो वेंट्रिकल करंट इतना दिखे उसने उस करंट को ओवरशैडो कर दिया। तो कभी भी आपको ईसीजी में वेंट्रिकल का एट्रिया का डाइस्टोल नहीं दिखाई पड़ेगा। ईसीजी में क्या क्या दिखाई पड़ेगा, ईसीजी में पी वेव बताएगा एट्रिया का सिस्टोल, क्यूआरएस वेव बताएगा आपको वेंट्रिकल का सिस्टोल, टी वेव बताएगा वेंट्रिकल का डाइस्टोल। बड़ी मसले, मोर करंट है और ये तो मशीन करंट को ही मेजर कर रही है, ठीक है ना। ठीक, देखो क्या लिखा, पी वेव स्मॉल अपवर्ड वेव होती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो करता है, दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन को बतलाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल को शो करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन को बतलाता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल को बतलाएगा, और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रियोल जो है वो क्यू वेव के ठीक बाद शुरू होता है, और ये बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को क्यू वेव शो करता है, ठीक है। टी वेव जो है वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से वापस से पोलराइज रीपोलराइज होने को बतलाता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, डाइस्टोल में चला गया, उसको ये बतलाता है, ठीक है ना, क्लियर। और हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल को शो कर रहा होता है, कायदे में कहा जाए तो, है ना, एक कार्डियक साइकिल को वो शो कर रहा होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको गिनकर हम जो है वो हार्ट बीट का हम पता लगा सकते हैं इसमें हम, ठीक है ना, क्लियर। यानी आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन लीजिए, एक ईसीजी स्ट्रिप में आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को लीजिए, ये 1 2 3 4 के 4 आपको एक ईसीजी स्ट्रिप में आपने ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आपने गिनने के बाद आप इसको 300 से को इस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4, 75
बीट्स पर मिनट, यानी हार्ट रेट 75 हो गया। तो क्यूआरएस यानी देखो एक इसी स्ट्रिप का अपना एक्सरसाइज होता है, अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने रेगुलर क्लास में बताया हुआ है कि छोटा बॉक्स क्या होता है, बड़ा बॉक्स क्या होता है, कितना करंट होता है, कितना टाइम होता है, उसमें दोबारा हम नहीं जाएंगे, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी इतना ही बोलेंगे कि एक इसी स्ट्रिप में आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए, कितने हैं उनको, उनकी संख्या को 4 है तो 300 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 3 है 300 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो आपका हार्ट रेट निकल आता है। ठीक है ना, क्लियर? डबल समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं कि हार्ट रेट को निकालने के लिए आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। एक इसी स्ट्रिप में जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं उनको गिन लीजिए, उनके टॉप यानी आर वेव आर इंटरवल कितने हैं प्रेजेंट, उसे गिन लीजिए। गिनने के बाद आप उसको जो है 300 से को आप उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, फिर आते हैं हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। ब्लड जो होता है वो हार्ट से 2 बार पास करता है। एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, लंग्स तक गया, लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। तो एक सर्कुलेशन वो है राइट, सुनो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया, लंग्स में गया, लंग्स से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, पल्मोनरी सर्किट। यहां पर क्या होता है, यहां पे मजे की बात यह कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स से जब वीन आती है पल्मोनरी वीन, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही दो ऐसी है, यही एकमात्र आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यही एकमात्र वीन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। लंग्स से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन अधिक होती है, लंग्स तक जो आता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी सर्किट हो गया। सिस्टमिक सर्किट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया पूरी बॉडी को, और बॉडी से ब्लड इकट्ठा होकर आया राइट ऑरिकल में, यह सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, हार्ट, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ऑक्सीजनेशन होगा, पल्मोनरी वीन एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, बॉडी पार्ट, वीना के बाद हार्ट, राइट एट्रियम, है ना। याद रखिएगा इसको आप, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, है ना। ठीक है, इस इमेज को देखो बेटा, एकदम देखो अटेंटिव होके पढ़ोगे, और एक बार पढ़कर थोड़ा सा आओगे ना क्लास में तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। नहीं तो हम भी 5-5 घंटे के लेक्चर ले सकते हैं पर उसका फायदा नहीं होगा। अभी रिवीजन करना है हमको, तो टू दी पॉइंट बात कर रहा है बिल्कुल हमको। ठीक है ना बेटा, देखो देख रहे हैं आप, तो ये क्या देख रहे हैं आप, 2 सर्किट है। पल्मोनरी वीन दिखाई पड़ रही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, पल्मोनरी सर्किट दिखाई पड़ रहा है, एक हमको सिस्टमिक सर्किट दिखाई पड़ रहा है। आर्टरी में देखो आप, आर्टरी में आपको जो है थिक वॉल दिखाई पड़ती है, मस्कुलर थिक वॉल होती है, वीन में थिक वॉल नहीं होती है। वीन्स में आपको वॉल भी देखने मिलेंगे, आर्टरी में वॉल देखने नहीं मिलेंगे आपको। कैपिलरी में सिंगल लेयर वॉल होती है, एंडोथेलियम कहलाती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। मस्कुलेचर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स को ब्लड पंप करना होता है। जहां ज्यादा हिस्से में पंप करना है तो वहां पे और पावरफुल जो है वो मसल को रखना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टल वीन क्या होती है, ये वो होती है, ये वो वीन होती है। नॉर्मली वीन क्या होती है, वीन ब्लड को लेकर हार्ट तक आती है। देखो आर्टरी, याद रखो, आर्टरी टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। के आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके आती है और वीन ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। ठीक है ना। कुछ वीन ऐसी होती है जो ब्लड को हार्ट तक लेके नहीं आती है, वो किसी और ऑर्गन में जाके खुल जाती है, फिर उस ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट तक आता है, तो इसे पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि वीन सीधा हार्ट में ना जाके वो क्या करती है, वो किसी ऑर्गन में ओपन होती है और उस ऑर्गन को सप्लाई करती है वीनस ब्लड की, और उस ऑर्गन से ब्लड हार्ट तक जाता है। तो ये वीनस पोर्टल सिस्टम कहलाता है। और ऐसा पोर्टल सिस्टम है हमारी बॉडी में कहां देखने मिलता है, लिवर में देखने मिलता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो मैंने क्या कहा आपसे कि पोर्टल वीन वो वीन होती है जो ब्लड को सीधा हार्ट में लेकर नहीं आती है, वो जो है वो कैपिलरी के नेटवर्क को एक ऑर्गन में ओपन करती है, इसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है ना। याद रखिए डायमीटर भाई, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट में, इसलिए मैंने इसे पॉइंट में कन्वर्ट किया। डायमीटर वाली बात है तो कैपिलरी से अधिक डायमीटर आर्ट्रियोल का होता है, और आर्ट्रियोल से अधिक डायमीटर आर्टरी का होता है, और आर्टरी से अधिक डायमीटर एरोटा का होता है।
ऐसी कैपिलरी से अधिक जो है डायमीटर वीन्यूल का होता है, और वीन्यूल से डायमीटर वीन्स का होता है, फिर वीना केवा का होता है। मतलब एरोटा डिवाइड होकर आर्टरी बनता है, आर्टरी से डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बनता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरी बनती है, कैपिलरी के फ्यूज होने पर वीन्यूल बनता है, वीन्यूल के फ्यूज होने पर वीन्स बनती है, और वीन्स के फ्यूज होने पर वीना केवा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टरी जो है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन से बनी होती है। बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, ठीक है। स्पेलिंग मसल का ठीक कर लो। ट्यूनिका इंटीमा स्क्वामस एंडोथेलियम लेयर होती है, ठीक है। आर्टरीज जो है उसमें थिक वॉल होती है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करती है। वीन्स जो है वो कोलैप्स कर जाती है, उनमें थिन वॉल होती है, दब जाती है, मतलब कि आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं जबकि वीन्स में वॉल्व होते हैं, ताकि बैक फ्लो ब्लड का रुके, क्योंकि आर्टरी में अधिक प्रेशर होता है इसलिए उनमें वॉल्व की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वीन्स में प्रेशर कम होता है ब्लड का इसलिए उन्हें वॉल्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। The flow of blood is as fast as the blood in arteries in under great pressure, जबकि फ्लो ऑफ वीन्स में जो है वो कम प्रेशर में होता है इसलिए वॉल्व की आवश्यकता होती है। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वीन के अलावा सभी वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कैपिलरी सबसे बारीक ब्लड वेसल होती है बेटा, और जिनमें जो है जो वास्तव में गैसेस एक्सचेंज करती हैं, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करती हैं टिश्यू फ्लूइड के बीच में, ठीक है। कैपिलरी की वॉल सिर्फ सिंगल लेयर से बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है, इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका कंट्रोल, हार्ट का कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम खुद सोचकर नहीं कर सकते हैं, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड काम करता है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू काम करता है, ठीक है। ये हार्ट से कनेक्टेड होती है, और जो है स्पेशल न्यूरल सेंटर ने हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, जो हमारे कार्डियक फंक्शन को जो है वो मॉडरेट कर रहा होता है। जब हमें दौड़ना होता है तो हमारी बॉडी को अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ये सारा कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। सिंपैथेटिक नर्व जो होती है, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो एड्रेनलिन को रिलीज करती है, और ये एसए नोड को स्टिमुलेट करता है अधिक हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे जो है वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल को और अधिक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी ये प्रमोट करता है। तो कुल मिलाकर यदि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया और हार्ट रेट बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो सिंथेटिक नर्व जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो एड्रेनलिन को रिलीज करती है, और ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की ताकत को बढ़ाती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है इससे, और साथ में हार्ट रेट को बढ़ाती है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करती है, और ये क्या करती है, ये एसए नोड की हार्ट बीट इंड्यूस करने को स्लो डाउन करती है ये, और साथ में जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को भी थोड़ा सा कम पावरफुल करती है। तो कुल मिलाकर ये कार्डियक आउटपुट को घटाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो एड्रिनल मेडुला इज ए इमरजेंसी ग्लैंड के, ये मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, और ये दोनों के दोनों कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आईएमपी है, दोनों के दोनों कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोल के समय जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हमारी आर्टरीज में जो प्रेशर होता है 120 mmHg होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो प्रेशर होता है 80 mmHg। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिलैक्सेशन के समय होता है और सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन के समय होता है, तो 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों के अंतर को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं, नाड़ी का दबाव, पल्स प्रेशर 120 - 80 40 mmHg होता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से अधिक है, यानी 140 से अधिक है, 90 से अधिक है, तो आप उसको क्लिनिकल हाइपरटेंशन कह सकते हैं, ठीक है। इससे हार्ट डिजीज होती है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है और किडनी खराब होने का खतरा होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब ये होता है बेटा, सीएडी का मतलब होता है कि इसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें एक क्लॉट जमा हो जाता है, उस क्लॉट को हम एथेरोमा बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो लोग अपनी डाइट में अधिक फेट खाते हैं, अधिक कोलेस्ट्रॉल डाइट के अंदर होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर जो है वो एक प्लाक बनाता है, और वो प्लाक जो है कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन कम कर देगा। ल्यूमेन कम होगा तो ब्लड का फ्लो तेज होगा यहाँ पे, और कभी कभी जो है वो ब्लड का फ्लो तेज होने से उस प्रेशर से वो
वो जो एथ्रोमा जो होता है वो टूट जाता है, टूटकर वो फिर बारीक बारीक महीन आर्टरी को बंद कर देगा, हार्ट की सप्लाई बंद कर देगा, तो हार्ट अटैक आता है। तो कहने का मतलब ये कि सीएडी इज द कोरोनरी हार्ट डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस देखने मिलती है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स टिश्यू के जमा होने पर जो है आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है और इससे ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो एक्यूट चेस्ट, एकदम तेज होने वाला सीने में दर्द होता है। ये तब होता है जब हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब दिखाई पड़ता है। जनरली मिडिल एज में और एल्डरली में आपको अधिक दिखाई पड़ता है। ये भी इसलिए होता है कि हार्ट तक ब्लड की सप्लाई अफेक्ट होती है। ठीक है, हार्ट फेलियर जो है वो और कार्डियक अरेस्ट में अंतर है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है अचानक से हार्ट बंद पड़ गया, अचानक से हार्ट बंद पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट है। आज तक कारण मालूम नहीं चला इसका, अचानक हार्ट बंद कर गया, कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक फेलियर जो है वो, हार्ट फेलियर इज ए क्रोनिक डिजीज। इसमें हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, हार्ट इसमें प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, पर काम कर रहा होता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है इट इज ए क्रोनिक कंडीशन, इसमें कि हार्ट जो होता है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, इससे लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा रहने लगता है, उसे हम बोलते हैं कंजेशन ऑफ द लंग्स बोलते हैं, और इससे बॉडी में इडेमा या पैरों में सूजन रहने लगती है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में पैरों में सूजन देखने मिलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि उसके लंग्स में भी कंजेशन हो रहा होगा। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में हार्ट की बारीक बारीक आर्टरी जो होती है वो बंद पड़ जाती है, क्योंकि एथ्रोमा टूटकर उनको बंद कर देता है और उससे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो कार्डियक मसल जो है वो डैमेज होने लगती है। तो हार्ट अटैक को हम मेडिकली मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं। हार्ट अटैक को हम मेडिकली मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं, और इसमें क्या होता है, हार्ट के मसल सडनली डैमेज होते हैं इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि अचानक से हार्ट बीट करना बंद कर दिया, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट में डिफिब्रिलेटर मशीन का यूज करते हैं। एयरपोर्ट पे कई जगह लगा होता है कि अचानक से दे तो एक मशीन होती है, करंट लगाते हैं जोर से हार्ट में, तो वो उससे करंट लगाते हैं तो बीट कई बार चालू हो जाती है। ठीक है, सीपीआर करते हैं उससे भी बीट कई बार चालू हो जाती है। चलिए, पूरा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कंप्लीट किया हमने, एक एक पॉइंट ने एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हमने बेटा यहां पर कवर किया हमने। ठीक है, इमेजेस हमने ऑलरेडी देखी ली, हमने जो इमेज थी काम की है ना। तो देखो, हमारा कहने का मतलब कि 1.5 घंटे में बेटा हम जो रिवीजन करते हैं, पूरा चैप्टर हम रिवाइज करते हैं, एक एक लाइन को रिवाइज करते हैं। तुम्हारा फर्ज ये है कि तुमको कीनोट कम से कम 3 बार पढ़ने, तुम्हें कंसर्न डीपीएस को लगाना है, तुम्हें डीपीएस को रिवाइज भी करना है, तुम्हें जो है वो एमसीक्यू लेक्चर के एमसीक्यू लगाने हैं, और तुम्हें बीच बाद में दी गई जो है ना आपकी एक्सरसाइज जो रखी है उसमें उनको लगाना, सॉल्व करना है। क्या ट्राई यूर सेल्फ हुआ आपका, ये सब एक्सरसाइज जो रखी ना आपके, डू कंपेयर देम, ब्रेन टीजर, डू यू नो, क्वेश्चंस फॉर इग्नाइटेड ब्रेन्स, क्या वो सब तुमको लगाने हैं। ठीक है, ये तुम्हें करना है ना। तो पढ़ो, मेहनत करो, और जो पढ़ रहे हो ना एक दिन उसको जी कर देखो। डॉक्टर बनोगे ना तो ये सब जितना पढ़ रहे हो सब जीने जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ना, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना बेटा, बाहर का मत खाना, गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर चाट पकौड़ी खाओगे, खुले का खाना खाओगे, बीमार पड़ जाओगे, 4 दिन बीमार पड़ोगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। ठीक है बच्चे, और धूप में बहुत बहुत लू चल रहा है कई जगह पर, तो धूप में बगैर सिर पे कपड़ा डाले या बगैर कैप लगाए मत जाना बेटा, और भरी धूप में जाने की कोशिश मत करना, कूलर से एसी से सीधा बाहर मत जाना। मम्मी जितनी बातें बोलती है सब बातें मेरी तरफ से भी तुम सुन लो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।